सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत, एक ऐसी जगह जहां देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी सॉल्व होते हैं और आम नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट किए जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर जस्टिस डिलीवर करने वाला ये सिस्टम खुद ही अपने मैसिव वेट के नीचे दब रहा हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक बहुत ही क्रिटिकल रिफॉर्म का डीप स्ट्रक्चरल एनालिसिस करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या बढ़ाने के लेजिस्लेटिव मूव की। आइए इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझते हैं। 92,000 92,000 ये कोई छोटा मोटा रैंडम नंबर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग केसेस का एक शॉकिंग एस्टिमेट है। इतने सारे केसेस अभी भी सुनवाई का, जस्टिस का इंतजार कर रहे हैं। इस मैसिव पेंडेंसी को टैकल करने के लिए ही यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने का। पर यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या सिस्टम में सिर्फ और जजेस ऐड कर देने से आम आदमी को स्पीडी जस्टिस मिल जाएगा, या फिर इसके पीछे की कहानी और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स कुछ और ही हैं? इस पूरे इशू को हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। हम पेंडेंसी क्राइसिस के रूट कॉज से शुरू करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंशन का मैकेनिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का अहम रोल और इस बदलाव के पीछे की ग्राउंड रियलिटी को समझेंगे। साथ ही हम ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस और ब्रॉडर जुडिशियल रिफॉर्म्स पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं, यानी द पेंडेंसी क्राइसिस। आखिर टॉप कोर्ट के पास इतने केसेस आ कहां से रहे हैं? असल में सुप्रीम कोर्ट पर डेली बेसिस पर केसेस की लिटरली बारिश होती है। इस ह्यूज बैकलॉग में सबसे बड़ा हिस्सा होता है स्पेशल लीव पिटिशंस यानी एसएलपीज का, और उसके साथ सिविल और क्रिमिनल अपील्स का। हाई कोर्ट से आने वाले रूटीन मैटर्स का लोड इतना ज्यादा है कि हमारी टॉप अदालत पूरी तरह से चोक हो चुकी है। गवर्नमेंट का इस एक्सपेंशन के पीछे प्राइमरी आर्ग्यूमेंट यही है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और लोगों को जल्दी जस्टिस मिलेगा। लेकिन कोर्ट का साइज बढ़ाना कोई नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ से इशू थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में एक्सपेंशन का पैटर्न कैसा रहा है। अगर हम पास्ट में देखें तो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर टोटल सिर्फ 8 जजेस थे। जैसे जैसे देश की पॉपुलेशन बढ़ी, इकोनॉमिक ग्रोथ आई और नेचुरली लिटिगेशन बढ़ा, वैसे वैसे जजेस का नंबर भी बढ़ाया गया। 1956 में ये नंबर 11 हुआ, फिर टाइम टू टाइम इंक्रीज होते होते 2019 में ये 34 तक पहुंच गया, और अब 2026 अमेंडमेंट बिल के थ्रू यूनियन कैबिनेट ने इस टोटल स्ट्रेंथ को 38 करने का प्रपोजल अप्रूव कर दिया है। इस बदलाव का कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 124(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को ये एब्सोल्यूट पावर देता है कि वो कानून बनाकर जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ा सके। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन एक्स्ट्रा जजेस की सैलरीज और फैसिलिटीज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती हैं, जिससे जुडिशरी की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कंप्लीटली सिक्योर रहती है। जब नई सीट्स क्रिएट हो जाती हैं, तब कोलिजियम सिस्टम, यानी वो मैकेनिज्म जहां चीफ जस्टिस और सीनियर मोस्ट जजेस मिलकर नई अपॉइंटमेंट्स डिसाइड करते हैं, वो इन नई पोस्ट्स के लिए नाम रेकमेंड करता है। लेकिन सिर्फ पेंडिंग रूटीन केसेस क्लियर करना ही इस एक्सपेंशन का एकमात्र रीजन नहीं है। एक और बहुत क्रिटिकल फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 145(3) बड़ा क्लियर मैंडेट देता है, अगर किसी केस में संविधान का सब्सटेंशियल इंटरप्रिटेशन यानी डीप कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस रिक्वायर्ड है, तो उस केस को सुनने के लिए मिनिमम 5 जजेस की बेंच बैठनी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इलेक्टोरल बॉन्ड्स या आर्टिकल 370 जैसे बड़े नेशनल इश्यूज इन्हीं बेंचेस द्वारा सुने जाते हैं। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रूटीन अपील्स जजेस का इतना ज्यादा वक्त ले लेती हैं कि ऐसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस लगातार नहीं बैठ पाती। एक्सपेंशन से उम्मीद ये है कि कोर्ट का टाइम इन बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दों के लिए थोड़ा फ्री हो पाएगा। सरफेस लेवल पर देखें तो सोल्यूशन बहुत सिंपल लगता है, केसेस ज्यादा हैं तो जजेस बढ़ा दो। पर असली कंट्रोवर्सी यहाँ से शुरू होती है। क्या वाकई ज्यादा जजेस ऐड करने से काम बनेगा? यहाँ हमें सबसे पहले सैंक्शन स्ट्रेंथ और वर्किंग स्ट्रेंथ का डिफरेंस समझना होगा। एक बड़े रियलिटी जिसे अक्सर मिस कर दिया जाता है, वो है एग्जिस्टिंग वैकेंसीज का इशू। सुप्रीम कोर्ट कई बार अपनी सैंक्शन्ड यानी अलाउड कैपेसिटी से कम पर फंक्शन करती है, क्योंकि पुरानी सीट्स ही खाली पड़ी रहती हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या रियल प्रॉब्लम एक्चुअली सीट्स की कमी है या फिर इन पोस्ट पर अपॉइंटमेंट प्रोसेस में होने वाले लंबे डिलेज? अगर पुरानी कुर्सी ही खाली है तो नई कुर्सी लगाने से पहले प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा।
ये सिचुएशन बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह है। ऊपर से सोल्यूशन दिखता है कि सैंक्शन्ड जज स्ट्रेंथ बढ़ा दो, लेकिन नीचे डीप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे लोअर जुडिशरी में भारी शॉर्टेज और बैकलॉग है। वहां से केसेस प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं होते और सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उसके ऊपर टेक्नोलॉजी और ई कोर्ट्स का अभी भी 100% इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। और फिर फ्रीक्वेंट एडजॉर्नमेंट्स यानी तारीख पर तारीख और प्रोसीजरल डिलेज की प्रॉब्लम तो है ही। जब तक ग्राउंड लेवल की इन प्रॉब्लम्स को ठीक नहीं किया जाता, तब तक टॉप पर कुछ जजेस बढ़ाने से पेंडेंसी परमानेंटली खत्म नहीं हो सकती। इसके साथ ही एक और बड़ा ग्लेयरिंग इशू है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की करंट बेंच को देखें तो डाइवर्सिटी की भारी कमी साफ दिखती है। रीसेंट डेटा के मुताबिक सैंक्शन स्ट्रेंथ में फीमेल रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। कभी कभी पूरी बेंच पर सिर्फ एक फीमेल जज होती हैं। अब जब नई वैकेंसीज क्रिएट होंगी तो एक बहुत बड़ा सोशल जस्टिस का सवाल उठता है। क्या इन नई सीट्स का यूज करके जेंडर डाइवर्सिटी को इम्प्रूव किया जाएगा? ये जुडिशरी की आगे की इमेज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। तो अगर सिर्फ दिल्ली में बैठे जजेस का नंबर बढ़ाना अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, तो ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस क्या है? चलिए देखते हैं क्या और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक लंबा डिबेट चल रहा है रीजनल बेंचेस के आइडिया पर। लॉ कमीशन ने पास्ट में प्रपोज किया था कि चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस होनी चाहिए। इसके प्रोज बहुत क्लियर हैं। जो स्टेट्स दिल्ली से बहुत दूर हैं, वहां के लोगों के लिए जस्टिस ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो जाएगा। लेकिन इसके कॉन्स भी स्ट्रॉन्ग हैं। क्रिटिक्स का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की ब्रांचेस अलग-अलग शहरों में होंगी तो कोर्ट की इंस्टीट्यूशनल यूनिटी और उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी डाइल्यूट हो सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने खुद पिछले कुछ इंस्टेंसेस में इस प्रपोजल को स्ट्रांगली अपोज किया था। रीजनल बेंचेस के अलावा एक और बहुत पावरफुल ऑल्टरनेटिव प्रपोज्ड है, द नेशनल कोर्ट ऑफ अपील। सोचिए, एक ऐसी डेडिकेटेड अलग कोर्ट बनाई जाए जो पूरे देश से आने वाली इन रूटीन सिविल और क्रिमिनल अपील्स को हैंडल करे। इसका प्राइमरी फायदा ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरी तरह से फ्री हो जाएगी और अपना सारा वक्त सिर्फ मेजर नेशनल क्वेश्चंस और डीप कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पर फोकस कर पाएगी। फेडरल एक्सेस टू जस्टिस को इंप्रूव करने और टॉप अदालत का जुडिशियल लोड बैलेंस करने के लिए एक्सपर्ट्स इस कॉन्सेप्ट को एक गेम चेंजर मानते हैं। अब वक्त है थोड़ा जूम आउट करने का और इस इशू को एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखने का। बात सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कुछ नई बेंचेस ऐड करने तक लिमिटेड नहीं है। एक सच में इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम बनाने के लिए हमें होलिस्टिक और ब्रॉडर रिफॉर्म्स की जरूरत है। हमें टेक्नोलॉजी का डीप इंटीग्रेशन चाहिए, जैसे एडवांस्ड ई कोर्ट्स और एआई असिस्टेड केस मैनेजमेंट जो डेटा और शेड्यूलिंग को फास्ट करें। उसके अलावा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस जैसी डिबेट्स पर सीरियस एक्शन लेना होगा ताकि लोअर जुडिशरी का फाउंडेशन स्ट्रांग हो। जब ट्राइब्यूनल्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स एफिशिएंटली काम करेंगे, तभी ऑर्डिनरी केसेस इफेक्टिवली फिल्टर हो पाएंगे और टॉप कोर्ट तक पहुंचेंगे ही नहीं। इस प्योर डीप एनालिसिस के बाद हम इस एक बहुत ज़रूरी सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या सिर्फ जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने से एक ऐसी जुडिशरी ठीक हो सकती है जिसकी जड़ों में प्रोसीजरल और स्ट्रक्चरल डिलेज हैं? ये लेजिस्लेटिव कदम स्पीडी जस्टिस और कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल काम के लिए फ्री करने की तरफ एक अच्छी और पॉजिटिव शुरुआत ज़रूर है, लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी ये है कि लोअर कोर्ट्स की एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और पेंडिंग अपॉइंटमेंट्स पर ध्यान दिए बिना इंडियन जुडिशरी का डिपेंडेंसी क्राइसिस कभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो सकता। ये एक ऐसी रियलिटी है जिस पर सिस्टम और सिटीजन्स दोनों को गहरी सोच विचार करने की ज़रूरत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।